Hello and welcome back once again in another session of statistics. हम पिछले कुछ सेशंस से डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमने बार ग्राफ्स डिस्कस किया, हमने हिस्टोग्राम डिस्कस किए, पाई चार्ट्स, पॉलीगन। तो आज का जो हमारा बेसिकली सेशन है वो स्टैटिस्टिक्स में जो थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं उन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक लास्ट सेशन है थ्योरी का, बेसिकली जो बिल्कुल ही प्योरली 100% थ्योरेटिकल बेस्ड है। क्योंकि आगे आने वाले जो हम फर्दर चैप्टर्स डिस्कस करेंगे स्टैट्स में वो प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे। जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मैं आपको अर्लियर करवा चुकी हूँ प्रैक्टिकल कंसेप्ट, बिल्कुल उसी तरीके से अब जो हम फर्दर स्टैट्स में करेंगे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर बेस्ड होगा। तो आज के जो हमारा ये सेशन है वो एक लास्ट सेशन रहेगा एक तरीके से, पूरा 100% थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही आसान और बहुत ही इजी सा। हमने बहुत सारे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, कि पढ़े हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो इसी डायग्रामेटिक और ग्राफिक प्रेजेंटेशन को एनक्लोज करते हुए इनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स पर आधारित है। तो देखो, अगर मैं मेरिट्स की बात करूं कि हम अगर डेटा को किसी डायग्राम के जरिए या ग्राफ के जरिए प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या फायदे हैं उसके, क्या मेरिट्स हैं। देखो, सबसे पहला फायदा सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारी जो सूचना है, जो इंफॉर्मेशन है वो सरल हो जाती है, सिंपल हो जाती है, और अंडरस्टैंडेबल मतलब समझ में आने के लायक, सुबोध। बोध का मतलब क्या होता है? ज्ञान ना, एक तरीके से। तो मतलब सिंपल सी बात समझ में आने के लायक बन जाती है। तो डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन मेक दी कॉम्प्लेक्स डेटा, जो आंकड़े जटिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिन्हें आम लोग टेबुलर प्रेजेंटेशन के जरिए इजीली समझ नहीं सकते हैं, उस तरह के डेटा को अगर डायग्राम या ग्राफ के जरिए प्रेजेंट कर दिया जाए तो उन्हें समझना बहुत ही सिंपल और आसान मतलब हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड हमारे पास जो कंसेप्ट है वो है लास्टिंग इम्पैक्ट। देखो, हम कई बार कहते हैं ना लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट था, मतलब हमेशा याद रहेगा, ये ऐसी पहचान छोड़ी है इसने। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है कि ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस जो होती हैं ये अधिक समय तक याद रहती हैं। मतलब अगर हम टेक्स्ट की बजाय या न्यूमेरिकल फिगर्स की बजाय अगर हमें एक डायग्राम देखने को मिल जाती है ना, तो वो डायग्राम की कहीं ना कहीं एक पिक्चर हमारे दिमाग में रह जाती होती है, तो इसलिए हम उसे ज्यादा जल्दी मतलब अच्छे तरीके से रिकॉल कर सकते हैं। तो डेटा प्रेजेंटेड थ्रू डायग्राम्स और ग्राफ्स इज जनरली मोर मेमोरेबल। ठीक है, तो वो दिमाग में ज्यादा समय तक रहता है, तो हम उसे याद रख सकते हैं कि वो डायग्राम, वो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हमें बेसिकली क्या कहना चाहती है। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, हमारे पास जो थर्ड मेन मेरिट है वो है नो नीड ऑफ स्पेशल नॉलेज और ट्रेनिंग टू अंडरस्टैंड देम। अब देखो, जैसे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स लास्ट सेशन में करवाई थी, हम लाइन ग्राफ वाली एग्जाम्पल ही लेकर चलते हैं। हमने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इमेजिनरी फिगर्स के बेसिस पर एक ग्राफ बनाया था। तो हमें उसे देखने पर ही पता चल रहा था ना कि जो हमारी इंपोर्ट्स वाली लाइंस थी वो ऊपर थी और जो मैंने एक्सपोर्ट्स वाली बनाई थी वो थोड़ी नीचे थी। तो एक तो हमें बेसिकली ये चीज भी पता चल रहा था देखने पर कि बढ़ दोनों रहे हैं, इंपोर्ट्स भी बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट भी बढ़ रहे हैं। प्लस हमें ये भी पता चल रहे हैं कि एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट हमारा अभी भी ज्यादा है। तो मतलब सिंपल सी नॉलेज कंसेप्ट है कि इसे समझने के लिए, डायग्राम्स को समझने के लिए या सिंपल सी बात ग्राफिक प्रेजेंटेशंस को समझने के लिए हमें ज्यादा ट्रेनिंग लेने की या कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वी कैन इजीली अंडरस्टैंड देम। तो विशेष ज्ञान या प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज जनरली सेड अ पिक्चर इज वर्थ ऑफ 1,000 वर्ड्स। देखो, अगर एक पिक्चर हजारों शब्दों को बयान ही ना करती
तो क्या कभी पेंटर्स जो हैं वो उनका अस्तित्व जो है वो एग्जिस्टेंस में आता? वो एक अपनी छोटी सी पिक्चर्स के जरिए या एक पेंटिंग के जरिए कितना कुछ बयान कर देते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट आपको कहा जा रहा है कि वर्ड्स के जरिए या जो डेटा न्यूमेरिकल फिगर्स या फैक्ट्स में प्रेजेंट किया जाता है एक टेबल के जरिए या फिगर्स बताने की बजाय, अगर सेम वही डेटा एक पिक्चर की फॉर्म में, एक डायग्राम या ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया जाए तो वो बहुत कुछ कह जाएगा। तो इसलिए दीज प्रेजेंटेशंस आर अट्रैक्टिव, ये अट्रैक्टिव भी हो जाती हैं। जब हम प्रेजेंटेशन डायग्राम या ग्राफ के जरिए देते हैं तो वो आकर्षक बन जाता है एंड इफेक्टिव भी बन जाता है, ज्यादा प्रभावशाली बन जाता है। लोग इसे या कोई भी देखने या समझने या पढ़ने वाला इन्हें आसानी से अपने दिमाग में समझ सकता है और याद भी रख सकता है। सो दीज आर दी अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रेजेंटिंग दी इंफॉर्मेशन। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा व्हेन प्रेजेंटेड थ्रू ग्राफ्स और डायग्राम्स कैन बी इजीली कंपेयर्ड विद ईच अदर, तुलना के योग्य। अब देखो इसकी ना मैं यही एग्जाम्पल दूंगी जो मैं यहाँ आपको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वाली दे रही थी। देखो मैंने आपको ये समझाया कि दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, प्लस आपको ये दोनों का कंपैरिजन कर कर भी बताया कि कौन सा ज्यादा है, इम्पोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। तो यहाँ पर आपको यही बात कही गई है कि अगर हम एक ही पिक्चर में अलग अलग तरह के डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो हम उनकी तुलना भी कर सकते हैं, हम उन्हें कंपेयर भी कर सकते हैं। कंपैरिजन पॉसिबल है जिससे हम और भी निष्कर्ष यानी कि रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं मेरिट्स के, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब जो मैं आपके साथ मेरिट्स डिस्कस करूंगी वो मेरिट्स में से एक मेरिट तो हम ऑलरेडी कर देख चुके हैं। जब हमने ओजाइव कर्व्स स्टडी किए थे तो उन ओजाइव कर्व्स पे हमने वो समझा है, लेकिन उसके अलावा जो आपको और मेरिट्स मैंने बताए हैं वो मेरिट्स आपके लिए एक हिंट हैं जो हमने आगे फर्दर स्टैट्स में डिस्कस करना है उसके। सो लेट्स सी कि वो मेरिट्स कौन से हैं। देखिए, सम ऑफ द एवरेजेस लाइक mode, median can be located or calculated through graphical presentations also। देखो हमने मीडियन तो समझा है ना, जब मैंने आपको ओजाइव कर्व्स वाले सेशंस प्रोवाइड किए थे तो वो ओजाइव कर्व वाले में हमने लेस देन और मोर देन ओजाइव कर्व्स के केस में ये भी समझा था कि किस तरह से मीडियन को यानी कि माध्यिका को हम ग्राफिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से देखो हम मोड को भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको एक सेशन मोड का जरूर ऐसा प्रोवाइड करवाऊंगी, मीडियन का भी जरूर हम पढ़ेंगे जिसमें हम और बेटर तरीके से समझेंगे, मीडियन के कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। वैसे मैं आपको जरूर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना चाहती हूँ कि मोड और मीडियन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूं जिसके लिंक्स सेंट्रल टेंडेंसीज की फॉर्म में, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज की फॉर्म में प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर और वो अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक अवेलेबल है। आप मोड एंड मीडियन और प्लस जो मीन है वो वहां पे चेक कर सकते हो, लेकिन हम एक एक सेशन मोड और मीडियन का भी डिस्कस करेंगे जिसमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के जरिए किस तरह से कैलकुलेशन की जा सकती है इनकी, वो और बेटर समझ में आ जाए। तो मतलब ये भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का एक प्लस पॉइंट है कि हम मोड और मीडियन यानी कि बहुलक और माध्यिका इनके जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट फिर से एक हिंट है आपके लिए जो हमने आगे फर्दर पढ़ना है मेजर ऑफ डिस्पर्शन और मेजर ऑफ कोरिलेशन में। देखिए, प्रेजेंटेशंस लाइक लॉरेंस कर्व्स एंड स्कैटर डायग्राम, देखो यहाँ आपको हिंट नाम से ही पता चल रहा है कि दिस इज इन दी फॉर्म ऑफ अ कर्व, तो ये एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। बिल्कुल इसी तरीके से ये एक स्कैटर डायग्राम, ये भी एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। मतलब एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के जरिए हम
डिस्पर्शन और कोरिलेशन को स्टडी कर सकते हैं। अब डिस्पर्शन और कोरिलेशन का क्या मतलब होता है, ये हम जब मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन करेंगे तब स्टडी करेंगे डिटेल में, और कोरिलेशन का क्या मतलब होता है ये भी जब हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन करेंगे, मेजर्स ऑफ कोरिलेशन करेंगे तब हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको हल्का सा हिंट प्रोवाइड करना चाहूं तो देखो, डिस्पर्शन का मतलब होता है कि जो भी हमने एवरेज निकाली है या जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है वो उस डेटा में जो हमें डिफरेंट वैल्यूज गिवन है वो एक दूसरे से कितनी भिन्न है, कितनी वेरिएशंस रखती हैं, वो हम डिस्पर्शन में पढ़ेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से कोरिलेशन में हम ये पढ़ेंगे कि अगर हमें दो वेरिएबल्स लाइक एक्स एंड वाई, या इससे भी अच्छी एग्जांपल लाइक अगर हमें डिमांड और प्राइस दे रखा है तो क्या कोरिलेशन है इसमें, डिमांड में और प्राइस में क्या कोरिलेशन है, किस तरह से दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे के। जैसे मैं आपको सबसे अच्छी एग्जांपल दूंगी, देखो मान लो आपको कोई भी प्रोडक्ट 10 रुपए में मिल रहा है मार्केट में, आप उसकी 5 यूनिट्स डिमांड कर रहे हो। अगर यही प्राइस कम हो जाए, मान लो सेल लग गई मार्केट में, वो 5 रुपए का रह गया, अब ये सोचकर देखो कि जब सेल लगती है तब लोग ज्यादा खरीदते हैं ना, तो डिमांड क्या होगी, डिमांड बढ़ जाएगी। लेट सपोज 10 हो गई, डबल हो गई, तो दोनों में क्या रिलेशनशिप हुआ, अगर एक कम हुआ तो दूसरा बढ़ गया। तो इस चीज को हम कोरिलेशन में स्टडी करेंगे कि जो दो वेरिएबल्स हमें अवेलेबल हैं उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या कोरिलेशन है, इसे हम मेजर्स ऑफ कोरिलेशन में स्टडी करेंगे। नाउ कमिंग टू दी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन, वो है डीमेरिट्स यानी कि लिमिटेशंस। अब अच्छी अच्छी बातें तो सब देख ली कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और ग्राफिक प्रेजेंटेशन के क्या फायदे हैं, लेकिन अगर हम दोष की बात करें, लिमिटेशंस की बात करें, तो देखो सबसे पहला जो लिमिटेशन है वो क्या है, वेरी लेस डेटा कैन बी प्रेजेंटेड। मतलब हम बहुत ही लिमिटेड सेट ऑफ डेटाज को प्रेजेंट कर सकते हैं डायग्राम या ग्राफ्स के जरिए। अगर ज्यादा हमारे पास डेटा होगा तो हमारी डायग्राम उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी, हमारा जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या है, मोर डेटा विच इज कंपेरेबल इन नेचर कैन बी प्रेजेंटेड वेल इन दी फॉर्म ऑफ डायग्राम्स और ग्राफ्स। मतलब जिस डेटा को हम कंपैरिजन कर सकते हैं, मतलब जिसको कंपेयर कर सकते हैं, सिर्फ उसी डेटा को डायग्राम या ग्राफ्स के जरिए प्रेजेंट किया जा सकता है। दोज हु कैन नॉट बी कंपेयर्ड, जिन्हें कंपेयर नहीं किया जा सकता, उन्हें हम डायग्राम्स या ग्राफ्स के जरिए प्रेजेंट भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से देखो, द इंफॉर्मेशंस प्रेजेंटेड थ्रू डायग्राम्स और ग्राफ्स आर समटाइम्स मिसलीडिंग। कई बार जो इन्फॉर्मेशन डायग्राम्स या ग्राफ्स के जरिए हमें शो की गई होती है, प्रेजेंट की गई होती है, वो हमें मिसगाइड करती है, हमें मिसलीड करती है। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या बना, कि इसका मतलब तो यही बना ना कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन या ग्राफिक प्रेजेंटेशन का मिसयूज किया जा सकता है, दुरुपयोग किया जा सकता है। देखो इसकी ना मैं सबसे अच्छी एक एग्जांपल दूंगी। हम कई बार देखते हैं ना कि न्यूज चैनल पे दिया होता है ना कि क्वेश्चन पूछते हैं कि वो कहते होते हैं कि इतनी % जनता है जो हाँ में जवाब दे रही है, इतने % जनता है जिसका जवाब ना में आया है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो न्यूट्रल हैं, जो ना हाँ में है ना में है। अब देखो आपको तो वो परसेंटेज की फॉर्म में बता रहे हैं कि 90% लोगों ने यस आंसर दिया है, 10% लोगों ने सपोज करो नो आंसर दिया, हम न्यूट्रल को कंसीडर ही नहीं करते। अब देखो 90% की फॉर्म में बता दिया और 10% की फॉर्म में बता दिया, बट अगर 100 करोड़ की आबादी वाले देश में से सिर्फ 10 लोगों ने ही वो मिस कॉल दी हो या वो मैसेज दिया हो, तो ये कितने लोगों की राय है, सिर्फ 10 लोगों की ही राय है ना। क्या हम 10 लोगों, हमने सेंसस और सैंपल टेक्निक्स पढ़ी है ना, क्या हम 100 करोड़ लोगों के मुकाबले सिर्फ इन 10 लोगों की राय पर भरोसा कर सकते हैं? तो क्या वो इन्फॉर्मेशन जिसे 90% और 10% का नाम देकर ग्राफ या डायग्राम के जरिए आपको शो किया गया, क्या वो वर्थ
एक तरीके से कहेंगे कि वर्थफुल है, क्या वो विश्वास करने के लायक है? तो मुझे तो नहीं लगता कि बिल्कुल भी होगी। तो इस फॉर्म में ये मिसयूज भी किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, एक लास्ट पॉइंट हमारे पास जो डीमेरिट का बचता है वो क्या है? इट इज नॉट वेरी इजी टू अराइव एट फाइनल कंक्लूजन आफ्टर सीइंग दी डायग्राम। देखो, जो स्टैटिस्टिक्स है वो इकोनॉमिक्स के अंडर हम एक ब्रांच की फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हम वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टैटिस्टिक्स के जरिए डेटा इकट्ठा कर कर फिर उनका सॉल्यूशन निकालेंगे। अब सॉल्यूशन जो निकालेंगे उसे कहाँ इम्प्लीमेंट किया जाएगा? उसे फ्यूचर की एक्टिविटीज पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा ना। लेकिन अब जो स्टैट के अंडर हमने जो ये डेटा इकट्ठा किया है, जिसे हम डायग्राम या ग्राफ्स के जरिए प्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या हुआ? वो तो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव इन नेचर हो गया ना। वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव इन नेचर हो गया ना, जो भी ग्राफ्स या डायग्राम के जरिए हम इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम जो कंक्लूजन निकालेंगे, उन कंक्लूजन्स को दिमाग में रखते हुए जो हम फ्यूचर की इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे, क्या वो 100% इस डिस्क्रिप्टिव नेचर के बेसिस पर सही हो सकती हैं? तो इट्स नॉट वेरी इजी। ये सही नहीं है, मतलब सही तो है, मतलब एक तरीके से कि 100% एक्यूरेट हो सकता है कि डिसीजन लिया जाए या ना लिया जाए। तो इसलिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, बहुत ही सोच समझ कर लेने वाला डिसीजंस होते हैं जितने भी इकोनॉमिक प्लानिंग के अंडर लिए जाते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के अंडर जो ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस हमने की, ये एक तरीके से जो चीज एक तरीके से पास्ट में हो चुका है, आपको 2019 तक का डेटा अवेलेबल होगा, आपको 2018 का डेटा अवेलेबल होगा। आपने जो आगे फर्दर डिसीजन 2021 के रिगार्डिंग लेना है वो तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है। वो तो आप जो डिसीजंस लोगे उसके बेसिस पर रिजल्ट्स बाद में निकलकर आपके सामने आएंगे। तो इसलिए जो हो चुका है उसके बेसिस पर करेक्ट डिसीजंस सोचना, समझना और इम्प्लीमेंट करना इजी टास्क नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने आपको आज का ये सेशन प्रोवाइड किया, जिसमें आपको फर्दर हिंट भी मिला कि हमने क्या करना है अब आगे। पहले हम मोड और मीडियन को जो डायग्रामेटिक और ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस के जरिए रहते हैं, बेसिकली ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस के जरिए रहते हैं, मीडियन मैंने करवा दिया आपको ओजाइव कर्व्स के थ्रू, लेकिन मोड अभी रहता है। हम पहले उसका सेशन कवर करेंगे, देन उसके बाद हम आगे आने वाले चैप्टर्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको जरूर बेहद पसंद आएगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।